गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, आज कौन सा टॉपिक है? सर वो कल आपने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था ना सर। ये टॉपिक है? नहीं, टॉपिक ये नहीं। क्या है आंसर? सबके अलग अलग मतलब 4 पार्ट थे ना सर उसके। काफी बड़ा टॉपिक है, इसको असाइनमेंट सबमिट करना है, एज असाइनमेंट सबमिट करना है, लेक्चर असाइनमेंट। आई विल सेंड यू द असाइनमेंट इन द क्लासरूम एंड यू नीड टू अपलोड दैट सॉल्यूशन। ठीक है? ठीक है। आज का टॉपिक क्या है? नहीं देखे आप लोग? सर कल देखा था तो प्रिंसिपल प्लेन और उसका था सर। नहीं, आज का आज का तो आज नहीं देखा सर। क्या नवरात्र स्टार्ट हो गया क्या? हाँ सर। व्रत रह रहे हैं बच्चे, लग रहे हैं। आ नहीं रहे हैं बच्चे। इक्विवेलेंट मोमेंट एंड टॉर्क। द टॉपिक इज इक्विवेलेंट मोमेंट एंड टॉर्क एंड छोटा सा है प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस जो हम लोगों ने पढ़ा है, प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला आया था हमारे पास, फॉर्मूला क्या आया था? 1/2 सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर प्लस 4 टू x y का होल स्क्वायर। 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर नहीं है, 4 टाउ एक्स वाई Only स्क्वायर। होल बोल रहे हो तो इसका मतलब 4 पे भी स्क्वायर है, फिर तो 16 हो जाएगा। हाँ, तो होल नहीं बोलना है, 4 टाउ एक्स स्क्वायर, तो 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट मोमेंट एंड टॉर्क। देखिए, कभी एक मशीन मेंबर मोस्टली एक्सियल लोडिंग में तो 3 लोडिंग होती है ना। कंबाइंड लोडिंग का मतलब है तीन तरह की लोडिंग अप्लाई हो रही होगी किसी एक सिंगल मशीन मेंबर पे। तो लेकिन उसमें भी मोस्टली मेंबर जो होता है रोटेटिंग बॉडी है, तो उस पे मोमेंट और टॉर्क बहुत ही फ्रिक्वेंटली अप्लाई होता है। एक्सियल लोडिंग बहुत ही कम केस में अप्लाई होता है। अगर मैं 2 व्हील्स है, जो पीछे की व्हील्स है गाड़ी में, किसी भी 4 व्हीलर गाड़ी में देखा जाए तो 2 व्हील्स हैं, तो ये रोटेट हो रहा होगा तो इसकी वजह से टॉर्क आ रहा होगा, और खुद के वेट की वजह से ये बेंड भी हो रहा होगा। ठीक है? तो ये मोमेंट आ रहा है, एक्सियल लोडिंग नहीं आ रहा है इसमें कहीं भी, इसमें मोमेंट और टॉर्क अप्लाई हो रहा है। तो मोस्टली केस में क्या होगा, मोमेंट और टॉर्क अप्लाई हो रहा होगा, तो उस केस में कैसे एनालिसिस की जाती है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो उसमें हमको एक इक्विवेलेंट मोमेंट भी निकाल लेंगे और इक्विवेलेंट टॉर्क निकाल लेंगे। तो टॉर्क से कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है? शियर स्ट्रेस। और मोमेंट से कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है? बेंडिंग स्ट्रेस। और बेंडिंग स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब है टेंसाइल या कंप्रेसिव। ठीक? लेकिन जो मटेरियल की प्रॉपर्टी निकाली जाती है, अगर मटेरियल साइंस में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उस पर जो टेस्टिंग की जाती है प्रीवियसली बहुत पहले टेंसाइल टेस्टिंग को निकाला जाता है। टेंसाइल टेस्टिंग की जाती है उस पर। उस टेंसाइल टेस्टिंग की वजह से जो मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो उस मैक्सिमम से ही कंपेयर किया जाता है स्ट्रेस जनरेटेड। तो स्ट्रेस जनरेटेड नॉर्मल में 2 तरह से स्ट्रेस जनरेट होती है, कंप्रेसिव और टेंसाइल। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? टेंसाइल। तो टेंसाइल से जो मटेरियल की फेलियर होती है, इसका फेलियर होता है टेंसाइल की वजह से ब्रिटल या डक्टाइल। ब्रिटल। ब्रिटल मटेरियल टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल कह रहा हूँ, टेंसाइल में उसका फ्रैक्चर होता है
इजिली। और डक्टाइल मटेरियल का शेयर की फेलियर वजह होता है से। शियर की वजह से, ऐसे एंगल पर टूटेगा अगर आपने टेंसाइल फोर्स लगाया तो अगर डक्टाइल मटेरियल है तो ऐसे टूटेगा, क्योंकि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम 45 डिग्री पे जनरेट होता है। और डक्टाइल मटेरियल किसकी वजह से फेलियर होता है? उसका शियर स्ट्रेस की वजह से, ना कि उसका टेंसाइल की वजह से। टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी लेंथ को बढ़ाता जाता है, टूटता नहीं है, बढ़ाता जाता है। लेकिन फ्रैक्चर होता है जब, तब शियर फेलियर होता है। ठीक है, वो शियर फेलियर क्यों होता है? यहाँ पे इस प्लेन में टाउ मैक्स जनरेट होता है, जो टाउ मैक्स हम लोगों ने कल निकाला था। ये डक्टाइल मटेरियल के लिए है। ब्रिटल मटेरियल में यहाँ पे सिग्मा 1 जनरेट होता है, इसलिए ऐसे टूटता है। ठीक, तो इस तरह की लोडिंग है, मोमेंट और टॉर्क अप्लाई हो रहा है, तो आप लोग इसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस बना सकते हैं। स्टेट ऑफ स्ट्रेस, हाँ सर। स्टेट ऑफ स्ट्रेस बना सकते हैं। ये सैगिंग हो रही है तो यहाँ पे टेंसाइल आ रहा होगा, नीचे नीचे टेंसाइल आ रहा होगा, ऊपर कंप्रेसिव हो रहा होगा। और टॉर्क है, टॉर्क को तो ध्यान से देखना ही नहीं है ज़्यादा। शियर स्ट्रेस क्यों? क्योंकि आप लोग देखो वो फॉर्मूला जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का, उसमें आप देखेंगे रूट में टाउ एक्स स्क्वायर हो रहा है। टॉर्क को, टॉर्क का डायरेक्शन देखने का, ना देखने का क्या रीजन है? कि टॉर्क अगर नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, नेगेटिव टी या फिर पॉजिटिव टी, जब इसको रख के हम टाउ निकालेंगे, टाउ नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा। लेकिन फॉर्मूले में अंडर रूट में आप सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर कर रहे हो, ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप बाद में उसको क्या कर रहे हो? स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, तो उसका साइन देखने की इतनी जरूरत नहीं है। गलत भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, गलत नहीं होगा उसमें। मतलब कि शियर स्ट्रेस आप ऐसे भी दिखा सकते हो, सॉरी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये है क्लॉकवाइज। ऐसे भी दिखा सकते हो और इसके जस्ट अपोजिट दिखा सकते हो। ये क्लॉकवाइज बनाएगा एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। टाउ एक्स वाई नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में जाके वो क्या हो रहा है? स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि टॉर्क आप देख रहे हैं इधर से, इस साइड से देखेंगे तो लगेगा क्लॉकवाइज है, तो शियर स्ट्रेस क्लॉकवाइज लिखना चाहिए। क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, अब कोई इधर से देखेगा वो क्या बोलेगा? वो कहेगा या ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, क्यों ऐसे डायरेक्शन बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो मैंने सिंपली ले लिया है क्लॉकवाइज, पॉजिटिव ले लिया है, टाउ टी को टाउ एक्स वाई। ये आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस समझ में आता है। यस सर। बेंडिंग स्ट्रेस आएगा सिग्मा बी और शियर स्ट्रेस आएगा टाउ टी। दोनों का फॉर्मूला क्या है? एक्स डायरेक्शन में सिर्फ सिग्मा एक्स होगा, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस, कोई एक्सियल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है इस पे, कोई भी बॉटम एक्सियल वाले फोर्स अप्लाई थैंक नहीं होगा। ठीक है, तो सिग्मा एक्स इक्वल्स टू सिग्मा बी हो जाएगा। किस पॉइंट का बना रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट? इस पॉइंट, बॉटम वाले के। बॉटम वाले को, क्योंकि यहाँ बॉटम पे वाले। टेंसाइल हो रहा है, तो टेंसाइल यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग। सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा बी और टाउ टी इज टाउ एक्स वाई। और फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा बी का? 32 m बाई डी स्क्वायर होता है कि नहीं? सिंप्लीफाइड, एम वाई अपॉन आई। अरे सिंप्लीफाइड हो गया है ये। हाँ। एम वाई बाई आई। एम क्या है? एम तो एम ही है। वाई क्या है? एम डी एन बाई टू। डी आई बाई क्या है? बाई 2। डी की पावर 4 अपॉन 64। 4। ये सिंप्लीफाई करो क्या आएगा? 32 m बाई डी क्यू। ठीक है, टॉर्जन शियर स्ट्रेस कितना आएगा? ये क्या होता है? टी आर बाई जे। जे। ई तो टी है, आर क्या है? डी बाई टू है, डिवाइडेड बाई जे क्या है? पाई डी रेस्ट पावर 4 आई अपॉन डी 4 अपॉन 32। 32। ये क्या हो जाएगा? 16 टी अपॉन बाई डी क्यू। वैसे ये क्या हो जाएगा? 32 m बाई आई डी क्यू। ठीक है, तो सिग्मा बी और टाउ टी आई नहीं लिखा है सर आपने। क्या? सिग्मा बी के फॉर्मूले में 32 m बाई पाई डी क्यूब ना। ठीक, बाई बाई डी। ठीक है, मिस प्रिंट है, बाई डी क्यू।
ठीक है, ये तो समझ में आता है। तो सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई को अपने जो सिग्मा 1 और कॉमा सिग्मा 2 का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कीजिए सिग्मा बी और टाउ टी को, सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई। हमारे पास ये फार्मूला है ना, सिग्मा 1 कॉमा सिग्मा 2 इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। इसमें वाई सिग्मा वाई क्या है? 0. सिग्मा वाई सिग्मा वाई इज 0। इसको पुट करके सिंप्लीफाई कीजिए जल्दी। एंड दिस इक्वेशन इज 1, putting the values of sigma b and tau t in equation number 1, find the expression. सिंप्लीफाई हुआ कुछ? देखिए ये क्वेश्चन आ रही है, ये तो सिंपली अपने लिखा होगा। तो ये जब प्लस लेंगे तो सिग्मा बी मैक्स आएगा, वो सिग्मा 1 नॉर्मल स्ट्रेस है, सिग्मा बी बोल सकते हैं उसको, बेंडिंग स्ट्रेस हो रहा होगा, बेंडिंग स्ट्रेस का इफेक्ट आ रहा होगा ना यहाँ पे, नॉर्मल है तो एक मैक्स आएगा एक मीन आएगा। सिग्मा 2 सिग्मा बी मिनिमम, सिग्मा 1 इज सिग्मा बी मैक्सिमम। प्लस लेंगे मैक्सिमम, माइनस लेंगे मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे तो सिग्मा बी मैक्स प्लस वाला यूज कर लेंगे और सिग्मा बी मिन माइनस वाला। लेकिन हमें मैक्सिमम से ज़्यादा जरूरत रहता है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोडिंग पे जब स्ट्रेस जनरेट होती है उसका कंपेयर किससे करते हैं? स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ से करते हैं ना, सिग्मा वाई एस। ये सिग्मा मैक्स जो जनरेट हो रहा है दैट शुड बी लेस देन सिग्मा वाई एस। ठीक, तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा आएगा। आप देखिए 32 पाई डी क्यूब बाहर निकाल सकते हैं क्या? 1/2 नहीं, 1/2 बाहर, 32 बाई पाई डी क्यूब सब में से निकाल सकते हैं बाहर। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ 4 था, 4 को अंदर ले जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर ये 4 है और सपोज x स्क्वायर है, तो 4 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो सकता है, 2x स्क्वायर। वैसे ही हुआ यहाँ पे, 4 को अंदर ले गए तो 2 हो गया, 2 × 16 32। तो 32 अपन पाई डी क्यू, यहाँ पे अंदर में स्क्वायर स्क्वायर वाले हैं और यहाँ पे बिना स्क्वायर का है, रूट के बाहर है, तो 32 अपन पाई डी क्यू बाहर आ जाएगा। ठीक है, बचा होगा क्या? 1/2 m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन होता है सिग्मा बी मैक्स फ्रॉम फ्लेक्सरल इक्वेशन। फ्लेक्सरल इक्वेशन है m बाई आई बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई। तो सिग्मा बी मैक्स जो जनरेट हो रहा है यहाँ पे m इक्विवेलेंट होगा। क्यों इक्विवेलेंट ले रहे हैं? क्योंकि मोमेंट और टॉर्क एक साथ अप्लाई हो रहा है, तो इक्विवेलेंट मोमेंट, मोमेंट का क्या इफेक्ट होगा इक्विवेलेंट टॉर्क के साथ, तो इसका नया टर्म दे दिया गया m इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जब हम सिग्मा बी मैक्स निकालेंगे यहाँ से इस इक्वेशन से, तो m इक्विवेलेंट इंटू m 32 m बाई पाई डी क्यू, m इक्विवेलेंट आएगा ये। ठीक है,
इस सिग्मा बी को कंपेयर कर सकते हैं हम, 3 और 2 कंपेयर कर सकते हैं, ये कंपेयर करो, यहाँ पे इक्वल रखते हैं। समझ में आ रहा है ये? सर ये एम इक्विवेलेंट वाला वापस बताओ ना सर। देखो ये आया है कहाँ से, प्रिंसिपल स्ट्रेस के फॉर्मूले से। उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होती है दैट इज सिग्मा 1, हाँ सिग्मा 1 है, ठीक है। और ये कहाँ से आया, फ्लेक्चुरल इक्वेशन से। लेकिन ये फ्लेक्चुरल इक्वेशन तब है जब मोमेंट अप्लाई होता है, मोमेंट अप्लाई होता है ना। लेकिन इस केस में क्या अप्लाई हो रहा है, मोमेंट और टॉर्क, मोमेंट और टॉर्क, ये टॉर्क है और ये मोमेंट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये मोमेंट अप्लाई हो रहा है, इसको मैं इक्विवेलेंट मानूं कि ऐसा इसका जो इफेक्ट होगा वो ऐसा होगा कि मोमेंट भी अप्लाई करें हम ऐसा कि उस मोमेंट की वैल्यू हो एम इक्विवेलेंट, ठीक है। उस केस में जो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा क्या होगा, इसके बराबर होगा, My/I। हाँ एम वाई बाई आई होगा। वो सब सिंप्लीफाई करने के बाद ये आता है हाँ ना, एम की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे एम इक्विवेलेंट अप्लाई हो रहा है, इसके इक्विवेलेंट है। मोमेंट और टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट किसके हैं, एम इक्विवेलेंट के। ये एज्यूम किया जा रहा है जी सर। जो इसका इफेक्ट होगा इस मोमेंट को अप्लाई करने के बाद भी वैसा ही इफेक्ट होगा जब मोमेंट और टॉर्क अलग अलग अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है यहाँ पे मैक्सिमम होगी सिग्मा बी मैक्स, यही तो होगी स्ट्रेस जनरेटेड, नॉर्मल स्ट्रेस। और ये जो सिग्मा 1 है ये कहाँ से आया, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फार्मूला से। ये भी मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होता है, ये भी मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेटेड है। और ये जो सिग्मा बी मैक्स है फ्रॉम फ्लेक्चरल फार्मूला, ये भी क्या है, मैक्सिमम है। तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, इन दोनों फार्मूले को, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा बी मैक्स, ठीक है। तो सिग्मा 1 ये तो 32, हमें क्या निकालना है, एम इक्विवेलेंट ही तो निकालना है, हाँ ठीक है। जब दोनों को बराबर किया तो एम इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/2 एम प्लस रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। 32/πd³ तो कैंसिल हो जाएगा ना दोनों तरफ से, यस सर। ठीक है। तो ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीएसयू में या फिर छोटे और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछता है कि क्या है फार्मूला एम इक्विवेलेंट का। मोमेंट और टॉर्क अप्लाई हो रहा है एक साथ तो एम इक्विवेलेंट कितना होगा। नोट कीजिए इसको जल्दी। सिमिलरली इसका कुछ यूज नहीं है, बट सिमिलरली हम सिग्मा बी मिनिमम निकाल सकते हैं, सिग्मा 2 जो सिग्मा 2 था, एम की यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट फॉर देयरफॉर एम इक्विवेलेंट का दो वैल्यूज होंगी, प्लस और माइनस। एम यस सर। इक्विवेलेंट का दो वैल्यू होंगे ना, 1/2 1 एम प्लस माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। मोमेंट एक बार देखिए, जो इक्विवेलेंट होगा मोमेंट वो एक बार लगेगा कि सैगिंग है, एक बार लगेगा हॉगिंग है, बिकॉज टॉर्क भी अप्लाई हो रहा है। तो इसका इफेक्ट कुछ और डिफरेंट तरीके से होगा, लेकिन एम इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं। एम इक्विवेलेंट विल बी 1/2 एम प्लस माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो मैक्सिमम कौन सा होगा, एम इक्विवेलेंट मैक्सिमम प्लस के साथ, प्लस मिनिमम वाला। माइनस के साथ। तो उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेस भी जनरेट होगी। अगर एम इक्विवेलेंट प्लस वाला लोगे तो सिग्मा बी मैक्सिमम आएगा। हमें किससे मतलब होता है, मैक्सिमम से, ठीक है। मैक्सिमम से हमें मतलब होता है। तो एम इक्विवेलेंट मैक्सिमम वाला कौन सा होगा, एम प्लस रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इक्विवेलेंट टॉर्क। इक्विवेलेंट टॉर्क देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, बेंडिंग स्ट्रेस से क्या निकाला, इक्विवेलेंट मोमेंट। क्यों, मोमेंट से ही तो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है। अब अगर हमें टॉर्क निकालना है तो टॉर्क की वजह से क्या जनरेट होता है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। तो शियर स्ट्रेस से प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालते हैं, शियर स्ट्रेस निकालते हैं, कल निकाला था हम लोगों ने, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, ठीक। तो टाउ मैक्स क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। सिग्मा 1 क्या था, सिग्मा बी मैक्स था, सिग्मा बी मैक्स था। और सिग्मा 2 क्या था, सिग्मा बी मिनिमम डिवाइडेड बाय 2।
फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 4, 4 कहाँ है? ये सिग्मा बी मीन, 2 कहाँ है? सिग्मा बी मैक्स कहाँ है? ये है इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2, 4 कहाँ है? सिमिलरली बोल दिया हमने 4 32 अपॉन पाई टी क्यू 1/2 m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब आप लोग दोनों को माइनस करके डिवाइड बाई 2 फाइंड कीजिए, टाउ मैक्स कितना आएगा। ये है सिग्मा 1 और ये क्या है? सिग्मा 2। सिग्मा 2। फॉर्मूले में रखिए, सिग्मा बी मैक्स कितना है? 32 m अपॉन पाई टी क्यू, m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बार m थोड़ी है सर, क्या 32 m बार थोड़ी है क्या? m बाहर नहीं, माइनस 32 अपॉन पाई डी क्यू m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्या बचेगा? 2 इंटू 32 अपॉन